बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आपकी सुबह बहुत पॉजिटिव और हैप्पी नोट पे शुरू हुई होगी। लेकिन बात मैं ज़रा दुखी सी करने वाली हूँ। कभी कभी मैं बड़ा बुरा भी फील करती हूँ कि हर रोज़ सुबह आके कोई सीरियस सा टॉपिक उठा लेती हूँ और हंसी मजाक की जगह बहुत ज़्यादा सीरियसनेस की तरफ चली जाती हूँ। लेकिन व्यूअर्स, मैं जेन्युइनली ये फ़ील करती हूँ कि हर इंसान अगर अपनी इस्लाह के बारे में, अपने आप को बेहतर इंसान बनाने के बारे में सोचे तो शायद कम लोग ऐसे होंगे दुनिया में जो लोगों को तकालीफ पहुँचाएँ और ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। और अगर आसानी नहीं पैदा कर सकते तो कम से कम उनको तकलीफ़ नहीं देंगे। अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, लाफ एंड द वर्ल्ड लाफ्स विद यू, वीप एंड यू वीप अलोन। एक्चुअली ये एक पोएम है, फॉर द सैड ओल्ड मर्थ मस्ट बेरी इट्स, मतलब एक प्रॉपर ये एक पोएम है। बट इसकी दो जो लाइनें हैं, लाफ एंड द वर्ल्ड लाफ्स विद यू, हंसते हो तो पूरी दुनिया आपके साथ हंसती है। वीप एंड यू वीप अलोन, रोते हो तो अकेले रोते हो। ये एक्चुअली ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फैक्ट है। इसमें अब दो चीज़ें आएंगी। एक बात तो ये है कि शायद दुनिया बहुत खुदगर्ज है और ये आज की बात नहीं है, ये जब से दुनिया बनी है, इट्स कम इनटू बीइंग, तो एक खुदगर्जी का अंसर हर इंसान में रहा है, इंसान की फितरत का हिस्सा है ये। लेकिन जब हम सिर्फ अपनी ज़ात का और मैं और अपने आप से बाहर नहीं निकलते तो फिर हम अपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों को कट ऑफ कर देते हैं। अभी हमारे रिलेटिव्स में एक डिवोर्स हो रही है और वो बड़ी एक ट्रेजिक सिचुएशन है। बड़े सालों बाद, आई थिंक कोई 20 इयर्स की मैरिज के बाद उनकी डिवोर्स हो रही है, तो बड़ी एक अनप्लेजेंट सिचुएशन बनी हुई है। अब सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है कि जो लड़की है, क्योंकि जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का टोटल फोकस उस शादी को ही बना लिया, फ्रेंड्स वगैरह सारी छूट गई, बल्कि अपनी पेरेंट्स और अपनी जो भाई बहन वगैरह उनके साथ भी कोई ख़ास इतना इंट्रैक्शन ताल्लुक़ नहीं रखा। अब वो डिवोर्स के अमल से जब लड़की गुजर रही है तो उसको कोई ख़ास फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रही और वो अपसेट भी हो रही है। और उसके साथ जाके मेरी बात भी हुई कुछ दिन पहले, तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा आप कॉल करो ना, बात करो, अपनी अम्मी के पास जाओ, उनसे डिस्कस करो कि क्या गेम प्लान है, क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि देखो कल का भी तो सोचना है ना। कल को जब डिवोर्स हो जाएगी और अपने घर शिफ्ट होना पड़ेगा या अपनी जगह अलहदा लेनी पड़ेगी, 100 मामलात होते हैं, इस घर में रहोगी क्या होगा। तो मुझे कहती है मेरी तो ज़िंदगी में कोई है ही नहीं। मैंने कहा माशाल्लाह आपके अम्मा अब्बा हयात हैं। कहती है उनकी तरफ शायद शादी के बाद इन 20 सालों में मैं को टोटल 6-8 दफ़ा गई होंगी। मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने कहा क्यों? कहती है मैंने सोचा कि मेरी शादी हो गई है, अब मेरी यही लाइफ है और मेरे पेरेंट्स भी मेरे इन लॉज़ ही हैं। अच्छा, दोनों इन लॉज़ भी पास अवे कर चुके हैं, वो भी दुनिया में नहीं है। वो अब इस प्रोसेस से बेचारी गुजर रही है और लिटरली उसके पास कोई भी नहीं है जिससे वो दिल की बात कर सके। मुझे पता है माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, वो अपनी औलाद के लिए जान भी देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अगर 20 साल का गैप आ जाए तो फिर बहुत से चेंजेस आते हैं। तो इसमें एक चीज़ तो हमें ये सोचनी है कि हम अपने उसके अंदर के अपनी ज़ात से बाहर नहीं निकलते। जब हम दूसरों के साथ ताल्लुकात और वास्ता ताल्लुक ज़ीरो कर देते हैं तो हम इतनी सी एक दुनिया में रहना शुरू हो जाते हैं, और जब वो दुनिया फॉल अपार्ट करती है या कोई ख़राबी आती है तो इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा नहीं होता जो आपको हेल्प कर सके। तो एक तो ज़रूरी चीज़ ये कि अपनी ज़ात को इतना आइसोलेट नहीं करना कि मुश्किल वक्त आए तो कोई हो ही ना हेल्प करने के लिए। और दूसरी बात ये कि हमें इतना खुदगर्ज नहीं होना चाहिए कि कोई अगर मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, अगर वो हमारा रिश्तेदार नहीं है, हमारा उस तरह से जानने वाला नहीं है, लेकिन आपको पता है कि कोई इंसान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, तो आगे बढ़ के मदद तो की जा सकती है ना व्यूअर्स। एक वो भी तो वक्त था कि अगर कोई बुजुर्ग रोड क्रॉस करने लगता था तो 4-5 लोग आगे बढ़ते थे कि आए हम आपको क्रॉस करा दें। कोई बुजुर्ग अगर अपना सामान उठा के घर आ रहा होता था, सौदा सलफ, तो इर्द गिर्द के मोहल्ले के बच्चे आगे बढ़ के कहते थे आप छोड़े, हम उठाते हैं आपके लिए। ऐसा क्या हुआ कि हम इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए कि हम दूसरों के काम आना ना अपना फ़र्ज़ समझते हैं और ना ही उसको ज़रूरी समझते हैं। मुझे तो ये लगता है कि व्यूअर्स, एक इंसान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम दूसरे के लिए आसानी पैदा करें। हम अल्लाह मियाँ से तो कॉन्स्टेंटली डिमांड करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी पैदा करे, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी पैदा करे, आमीन आमीन, हम सब के लिए अल्लाह मियाँ आसानी पैदा करे। लेकिन जिस दुनिया में हम रहते हैं, जहाँ पे हमारे इर्द गिर्द इंसान है, चरिंद परिंद हैं, जानवर हैं, पौधे हैं,
कभी हमने सोचा है कि हमारे घर के बाहर ही जो दरख्त और पौधे लगे हुए हैं, चाहे वो हमारे अपने घर की प्रॉपर्टी में ना हो, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कभी सोचा कि वहाँ पे पानी डाल दें? अगर बहुत गर्मी है और चिड़ियाँ बेचारी जो हैं वो प्यासी हैं और खाने पीने के भी कोई मौके नहीं है, तो क्या बाजरा और पानी हम अपनी छतों पे रखते हैं, अपने घर के किसी ऐसे एरिया में रखते हैं कि भाई चिड़िया बेचारी आके कम से कम साफ़ पानी पी लेगी? गर्मी में आपको पता है हर चीज़ ड्राई अप हो जाती है। क्या हमने कभी अपने घर में अगर खाना बनाया और ज़्यादा खाने का एहतमाम किया तो बाहर एक घर वालों की हद तक तो किया, लेकिन जो कुछ एक्स्ट्रा है वो लोगों को बांट दिया या लंगर का एहतमाम कर दिया? भाई लंगर तो 6 लोगों के साथ भी आप कर सकते हैं। बात ये है कि हम कितनी लोगों के लिए आसानी पैदा करते हैं, जो हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे लिए हमारा रब और इंसान आसानी पैदा करें। और व्यूअर्स, ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि अगर जुगन ने आयशा के लिए कुछ अच्छा किया है तो आयशा ही जुगन के लिए वापस कुछ करेगी। हो सकता है कि जुगन आयशा के लिए कुछ करे और रक्षंदा जो है वो देखे कि जुगन प्रॉब्लम में है और वो उसके लिए आसानी पैदा करे। हिसाब किताब ये नहीं रखना कि मैंने इसके लिए किया अब ये मेरा हिसाब पूरा करे, मैंने उसके लिए किया उसने मेरे साथ। अल्लाह ताला हमारे साथ कोई हिसाब रखते हैं व्यूअर्स? अनगिनत हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, इतना कुछ दिया है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू करें। और व्यूअर्स, ये बात मैं आज नहीं सिर्फ कह रही, ये मैं तब भी कहती थी जब मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे और एक डब्बा इतना सा, वो एक चीज़ी मैकरोनी टाइप होती है, उसको हम मैक एंड चीज़ कहते हैं, इतना सा पैकेट मैं कनाडा में ख़रीदती थी। मेरी नौकरी थी बाथरूमों को और लोगों के और डॉम्स की सफाइयाँ करना। मैं स्कूल भी यूनिवर्सिटी भी अटेंड कर रही थी। एक जॉब मैं ये कैंपस पे करती थी, दूसरी जॉब मेरी सिक्योरिटी गार्ड की थी और लिटरली मैं रात को शायद 1-1.5 घंटा सोती थी। बाथरूम साफ़ कर करके हाथ मेरे लिटरली ऐसे हो गए थे कि जैसे, इसीलिए अब मैं बहुत कॉन्शियस होती हूँ हाथ पाँव के बारे में, क्योंकि उस ज़माने में लिटरली आप जिसने बाथरूम रगड़े हुए उसको पता है कि आपकी बेड़ा गर्क हो जाता है हाथों का। और उस ज़माने में छोटी थी तो अक्ल नहीं थी कि ग्लव्स पहन के करें तो बेहतर, आपको मतलब केमिकल वगैरह इतना नहीं लगता। अच्छा, उस वक्त पे भी जब लिटरली व्यूअर्स एक टाइम की रोटी का मेरे पास टाइम नहीं होता था, मैं हमेशा कहती थी या अल्लाह ताला तेरा बहुत शुक्र है कि मैं बाहर पढ़ रही हूँ, मुझे इतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मिली है जो लाखों करोड़ों लोगों को नहीं मिलती। मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं होने देना, मैं जान मार दूँगी लेकिन मैं कुछ करूँगी ज़रूर। और व्यूअर्स, उस वक्त भी ऑनेस्टली, ये मैं कोई अपनी तारीफ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रही, वैसे एक बात कह रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने सीखी अपनी नानी से। वो नानी जो उस वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गई जब मैं 8-9 साल की थी, लेकिन सारा जो 9 साल मैंने अपनी नानी को हर बंदे के काम आते हुए देखा। खुद बुखार में तपती हुई लेटी होती थी और तकलीफ़ में होती थी, कोई इंसान किसी मसले के साथ आता था फ़ौरन उठ के बैठ जाती थी। बारीक सी, बिल्कुल छोटी सी, मतलब 42 किलोज़ शायद नानों का वेट होगा, शायद 45 किलोज़ होगा। छोटी सी एक प्यारी सी जान जो हर बंदे के लिए आसानी पैदा करती थी। सो व्यूअर्स, खुशियों में तो हर कोई साथ होता है, गमों में लोगों का साथ देना शुरू करें, तकालीफ में लोगों की सपोर्ट करें, ज़रूर लोगों की खुशियों में शामिल हो, वो तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो लोग कहते हैं कि देखिए वो हमारी हर खुशी में शामिल होते हैं, लेकिन क्या उन्हीं लोगों के हर गम में भी आप शामिल होते हैं? व्यूअर्स, दुनिया मकाफाते अमल है, आप लोगों के लिए करेंगे, कहीं ना कहीं से वापस आपके लिए कोई ना कोई पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन नीयत अच्छी होनी चाहिए। अमलों का दारोमदार नियतों पर है, ये हम जानते हैं, ये एक फैक्ट है। तो जब हर अमल का दारोमदार जो है वो हमारी नीयत के ऊपर है, तो अच्छी नीयत के साथ हर दिन का आगाज़ करें कि भाई जहाँ जो मैं किसी के लिए कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ज़रूर करूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी और आखिरत में सुरखरू करेंगे। ये तो मेरी एक ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस है जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। हमारे साथ किचन में हमारी बहुत ही प्यारी और टैलेंटेड शेफ़ फ़खरुन्निसा हैं, इनको प्यार से हम सोनिया कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा शेफ़, सबसे पहले तो मैं आपकी अम्मी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अम्मी का नाम क्या है? नाहिद। 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 तो नाहिद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खाला, आपी, अम्मी, जो भी आप प्रेफर करती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तबरुक भेजा मेरे लिए भी, पूरी टीम के लिए भी। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, छोटी सी बात है, आपने ऑफर एक चीज़ दी, अम्मी ने दी। माँ से बढ़ के कौन है इस दुनिया में? और अगर किसी की माँ ने मुझ जैसी नालायक के लिए कुछ सोचा तो अल्लाह ताला
उनको इसके करोड़ों, वो जो कहते हैं ना, नेमतों से नवाजें इसके एवज। देखिए ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हम जब लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, उनको रिकग्नाइज़ करते हैं, क्या पता अगला बंदा किस चीज़ से गुजर रहा है। उनकी किसी एक नेकी को आप अगर रिकग्नाइज़ करके लोगों के सामने उनकी तारीफ़ कर देते हैं तो अगला भी खुश हो जाता है और आपकी भी एक नेकी ऐड हो जाती है। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसे वक्त पे याद रखा जब अल्लाह मियाँ के इंसान इतने करीब होता है। तो ये बताइए कि हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में आपकी राय क्या है? इस टॉपिक से मुझे अपना एक इंसिडेंट याद आ गया और मैं थोड़ा सा अपसेट भी फील कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे फादर की डेथ से मतलब रिलेट करता है। जब उनकी डेथ हुई तो मतलब इतनी बड़ी एज में नहीं थी मैं, तो मुझे थोड़ा फील हुआ कि जैसे डेड बॉडी पास पड़ी है, तब उससे पहले कभी फील नहीं हुआ था। लोग पीछे बैठ के आपके बात कर रहे होते हैं, बस वो सामने से आके अफसोस किया और बाद में पीछे, यानी कि मुझे उस टाइम पे फील हुआ कि ये क्या होता है, तमाशा है एक किस्म का, कि जो इससे रिलेट कर रहा है वही उसी के लिए ये गम है, बाकी सिर्फ आते हैं और अपना वो करके चले जाते हैं। वेरी नेक्स्ट डे कुल्लों पर मुझे इस चीज़ रस्म का आइडिया नहीं था कि जी हम उनको कब्रिस्तान से आए हैं, घर आए हैं, तो घर पर सारे लोग आ रहे हैं, देगे पक के आ रही हैं। तो मेरे लिए शायद इतना मैंने कभी इससे पहले नोटिस नहीं शायद किया था। छोटी थी ना तो मतलब मैंने देखा ये क्यों आ रही हैं देगे जी, उन्होंने सबने आके घर खाना सोगवार हम हैं, हमें बजाय खाना खिलाने के अब हमने उनको मतलब उनके आगे सर्विंग करनी है। अच्छा मैं एक बात बताऊं आपको, सोनू सॉरी सोनिया, क्योंकि तो सोनिया बात पता है क्या है, पहले वक्तों में एक्चुअली जब हम छोटे थे आपने जो चीज़ सोची वो आपने बिल्कुल सही इसलिए सोची क्योंकि पहले वक्तों में जब किसी के घर में फौत की होती थी तो 3 दिन तक उनके घर में चूल्हा नहीं जलता था, क्योंकि हमसाए, रिश्तेदार, करीबी लोग इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें करते थे। ये व्यूअर्स अच्छे वक्त थे, लोग मिलजुल के, जो अफोर्डिंग नहीं भी होते थे, मोहल्ले में देहातों में क्या होता था कि इर्द गिर्द वाले मिलजुल के पैसे जमा करके, या किसी ने एक देग तैयार कर ली, किसी दूसरे ने तैयार कर ली, क्योंकि जिस इंसान का बाप चला गया, जिसका शौहर चला गया, जिसका बेटा चला गया, जिसका भाई चला गया, मुझे बताएं उस इंसान का दिमागी तवाज़ुन ऐसा होगा कि वो एक अरेंजमेंट कर रहा हो। अब तो ये एक दुनियावी सी चीज़ बन गई है कि बेहतरीन खाना सर्व करना है, ये करना है, वो करना है। पहले वक्तों में बड़ी अच्छी चीज़ें आती थी लेकिन लोग बना के लाते थे कि अब किसी की अम्मी फौत होगी, ताड़ी अम्मी जी बड़े शौक से चने वाले चावल खाते सी, तो हमने चने वाले चावल की देग बनाई अम्मी की याद में, समझ आती। लेकिन घर वालों से ये एफर्ट्स करवाना जब वो इतनी तकलीफ से गुजर रहे हैं, बट अब दुनिया सेल्फिश हो गई है। लोग यही सोचते हैं कि यार खाना पूरी मुंह जाके दिखा दें, हाय बड़ा दुख हुआ, पीछे बैठ के ऊंचे ऊंचे कह के, अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, मैयत पड़ी होती है, डेड बॉडी पड़ी होती है, लोग पीछे हंस रहे होते हैं, कह के लगा रहे होते हैं, रिश्तों की बातें कर रहे होते हैं। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया अपनी फादर की डेथ पे कि ये इंसिडेंट मैं आज तक ना कभी भूल ही नहीं पाई कि हम घर आए के बजाय कि हमें कोई बिठाए, कोई पानी पूछे, हम उनको सर्व करें खाना, कि वो सब आए हैं। और मैं मतलब इस चीज़ के बाद से मैंने कभी किसी के कुलों पे मैं किसी के घर नहीं गई, कि मुझे उस टाइम पर फील हुआ कि ये बहुत एक मतलब जो है अगले के ऊपर बर्डन भी है और किसी को हम कुछ दे नहीं सकते तो उसे लें भी ना एटलीस्ट। बड़ी आपने एक इंटरेस्टिंग बात की, और व्यूअर्स वही वाली बात है ना कि हर बंदे का अपना एक एक्सपीरियंस होता है, और बड़ी छोटी उम्र पे जैसे कि सोनिया ने ये रियलाइज़ किया कि यार लोग दिखावे की हद तक तो आ जाते हैं, लेकिन एक्चुअली आपकी ट्रेजेडी में इन्वॉल्व करना, गले लगाना, प्यार करना, अगर कोई मतलब बुरी हालत में है तो उसको सेटल करना, ना कि भाई खाना पूरी होगी, मुंह दिखा लिया, फ़ोटो शोटो 2-4 खींच ली, चलो अब निकलते हैं, या पीछे बैठ के गप्पे लगाते हैं। सो व्यूअर्स, लिहाज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपके पास आऊँगी बिल्कुल ब्रेक के बाद। हमारी होम शेफ़ फ़खरुन्निसा का किचन होगा राइट आफ्टर द ब्रेक, लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिसकी निशानदही करनी है व्यूअर्स। आज 6 नवंबर है। 6 नवंबर 1947 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कश्मीर की तारीख का, ये बेसिकली डार्केस्ट, सबसे वो जो कहते हैं ना डार्क चैप्टर है, जब जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में लाखों कश्मीरी मुसलमानों को डोगर हुक्मरान महाराजा हरी सिंह की फ़ौज यानी कि इंडियन आर्मी और RSS की हिमायत शुदा हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने बहुत ही बेरहमी से उनको शहीद कर दिया। इसमें बहुत से अफराद जो है उन्होंने उनका नुकसान भी हुआ, जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ, और नवंबर 1947 के पहले हफ्ते में ही पाकिस्तान की तरफ बहुत से लोगों ने हिजरत करनी शुरू कर दी।
20,000 से लेकर 2,37,000 तक की तादाद में मुसलमानों के खून के साथ होली खेली गई। और व्यूअर्स, हम लोग बात करते हैं हज़ारों इंसिडेंट्स की, जैसे कि 9/11 की बात करते हैं। 9/11 में कितने लोगों की डेथ हुई? 2,976 लोग, यानी कि 3,000 से कम लोग। मगर हम कितनी आसानी से कश्मीर का हॉलोकॉस्ट, आई एम सॉरी, ये हॉलोकॉस्ट ही था, जिस तरह जूस ने हॉलोकॉस्ट बर्दाश्त किया, कश्मीरियों ने भी एक हॉलोकॉस्ट का एक्सपीरियंस जो है वो बर्दाश्त किया, जहाँ पे डेथ टोल 87 टाइम्स ज़्यादा है 9/11 से। हर बंदे को आज 9/11 याद है, बच्चों को भी 9/11 का पता है जो उस वक्त पे ज़िंदा भी नहीं थे। लेकिन जिस जगह पे 237,000 लोग शहीद हुए, उस दिन को फिर इस लेवल पे क्यों नहीं मनाया जाता? महाराजा हरी सिंह की इन्वॉल्वमेंट विद द सपोर्ट ऑफ RSS। फिर याद रखें कि डेमोग्राफिक चेंजेस जो आए हैं 2019 से, जहाँ पे मतलब जम्मू का मैसेकर भी हुआ, फिर उसके बाद इंडिया ने ऑलमोस्ट 1 मिलियन ट्रूप्स कश्मीर में रखी हुई हैं, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन इन द वर्ल्ड। तो व्यूअर्स, जहाँ पे हम गाज़ा के साथ खड़े हैं, सूडान में जो सोमालिया में जो बच्चों के साथ हालात चल रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, वहाँ पे हमें कश्मीर के साथ भी इसी लेवल पे खड़ा होना है। और सिर्फ पाकिस्तानियों को और मुसलमानों को नहीं, पूरी दुनिया को, और इसकी अवेयरनेस हमने क्रिएट करनी है। सो आज हम जम्मू मार्टर्स डे की मुनासबत से गुफ्तगू भी करेंगे अपने प्रोग्राम में, एंड ऑफ कोर्स आज हम अपने प्रोग्राम में स्मॉग की भी बात करेंगे, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। लोगों से बोला नहीं जा रहा, आंखों में इन्फेक्शंस हो रही हैं, ईयर इन्फेक्शंस हो रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सो इससे रिलेटेड भी बात करेंगे। और पंजाब गवर्नमेंट, स्पेशली हमारी मैम CM पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने जो एफ़र्ट्स किए हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। तो इन सब से रिलेटेड बातचीत होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे किचन के सेगमेंट में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं शेफ़ फ़खरुन्निसा के पास जी। तो आज आप किचन में क्या बना रही हैं? आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चिकन शाशलिक विद एग फ्राइड राइस। चिकन शाशलिक असल में 2 किस्म का होता है। वैसे तो असल में उसको कहते हैं जो स्क्यूअर पे लगा होता है, जो शाशलिक है, लेकिन हम लोग क्योंकि ग्रेवीज के बगैर खा नहीं पाते हैं, तो मैंने दोनों किस्म को उसको करूँगी। अमेजिंग। तो ऐसा करते हैं कि मैं आ जाती हूँ आपके पास इधर किचन के अंदर, और मैं आपकी चीज़ें स्टार्ट कर देती हूँ। ये मैरिनेटेड चिकन है, राइट? तो ये मैंने बेसिकली क्योंकि इसको हाफ एन आवर मैरिनेट करके रखना होता है, तो इसलिए मैंने इसको अभी मैरिनेट कर लिया। हाँ जी। और ये जो बड़ा वाला स्टील का चम्मच होता है वो हम उसको यूज़ कर लेंगे फ्राइंग के लिए, ताकि अच्छा। तो ये मैं शुरू कर देती हूँ। आप तब तक ना अपने इंग्रेडिएंट शेयर कर लें, ताकि हमारी दोनों चीज़ें जो है ना वो साइमल्टेनियसली हो जाए। चिकन बट एक बात आपको व्यूअर्स दिखा दूँ, ये जैसे मैरिनेटेड चिकन एक पीस डाल रही हूँ, आपने पूरा गुलप्पा अंदर डाल दिया ना व्यूअर्स, तो वो बिल्कुल ही ना चिपक जाएंगे। ये आप बेसिकली फ्राई कर रहे हैं ताकि आप इसको बाद में ग्रेवी में कुक करें, राइट? डन। चलिए, सबसे पहले हम चिकन शाशलिक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। चिकन की जो मैरिनेशन है उसके लिए मैंने चिकन लिया है 1/2 kg। मैं इसमें थाई मीट यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ब्रेस्ट के पीस भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें 1.5 kg जो है चिकन, और इसमें अंडे लिए हैं 3 अदद, कॉर्नफ्लोर 8 खाने के चम्मच, नमक टू टेस्ट आप ले लें। इसमें काली मिर्च जो है 3 टीस्पून, और इसमें ऑयल जाएगा 3 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 3 खाने का चम्मच, और ऑयल जो डीप फ्राई के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। और ग्रेवी के लिए इसके लिए चाहिए होगा ऑयल 1/4 कप, लहसुन 3 खाने के चम्मच, केचप 4 to 5 कप, हॉट सॉस 3 टेबलस्पून, ऑयस्टर सॉस 3 टेबलस्पून, सोया सॉस 3 टेबलस्पून, सिरका 3 टेबलस्पून, धड़ा मिर्च 1.5 टेबलस्पून, नमक जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक आप ले लें, चीनी 4 to 5 टेबलस्पून, और यखनी या पानी इसमें 6 कप जाएगा। और इसके लिए जो इसमें वेजिटेबल्स ले लेंगे उसको सौते करने के लिए हमने इसमें प्याज लिया है 2 कप क्यूब्स में कटा हुआ, शिमला मिर्च 2 कप क्यूब्स में कटी हुई, टमाटर 2 कप, तेल इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच, नमक जो है आप इसमें अपने हस्ब ज़ायक़ा या 1/4 टीस्पून डाल दें।
और अब हम रेसिपी शेयर कर रही हूँ एग फ्राइड राइस की। उसके लिए चावल अच्छा, लिए पहले हैं। अगर आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें इसको बनाने के तरीके की तरफ, उसके बाद फिर हम एग फ्राइड राइस के तरीके की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले ये हाँ। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेशन जो मैंने जिसमें बताया है उसमें मैरिनेट करके इसको हाफ एन आवर के लिए रख दें और उसके बाद इसको डीप फ्राई करके बिल्कुल 2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि ताकि ये जूसी रहे, और इसको हम फ्राई करके निकालते जाएंगे। और इसकी ग्रेवी के लिए हम ऑयल के अंदर जो है लहसुन चॉप हुआ हुआ उसको हल्का सा सौते करेंगे, और उसमें जितनी सारी हमारी सॉसेज और इंग्रेडिएंट्स हैं बाकी सारे उसमें डाल के उसको अच्छे से हम कुक कर लेंगे। और बिल्कुल लास्ट में हम जो ये फ्राइड चिकन है वो हम उसमें ऐड करेंगे, और इसी तरह हम वेजिटेबल्स जो हैं उसको हल्के से ऑयल में सौते करके बिल्कुल सॉल्ट के साथ वो भी हम लास्ट में डालेंगे ताकि उसका क्रंचीपन जो है वो उसमें रहे, और इसको हम सर्व करेंगे। सो बात यह है कि देखिए, चीज़ों को अगर आप तरीके से, तरतीब से, ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में करते हैं तो कोई इशू नहीं होता। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने अपना यहाँ पे ये रेडी कर लिया है, इसके अंदर मैं फ्राई करके निकालूंगी, फिर अगला लॉट फ्राई करूँगी। देखिए व्यूअर्स, इन्वॉल्वमेंट पे डिपेंड करता है। अब जैसे आप घर में काम कर रही होती हैं, क्या घर में बच्चे या किसी और को आप इन्वॉल्व करती हैं साथ अपने? समटाइम बेटी आ जाती है जी, कभी हेल्प के लिए, जैसे बच्चों को थोड़ा सा शौक भी होता है, तो आपको पता है इस तरह की चीज़ों में तो वैसे ही वो बिल्कुल। तो बच्चे भी एक्साइटेड। तो बात ये कि देखिए, ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी हो जाता है आपके यंगर लॉट के लिए। एंड ऑल्सो खाने को एक हवा नहीं बनाना चाहिए। खाना एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको कुक करना आना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, बिकॉज ये लाइफ स्किल है। सीख ली तो सारी ज़िंदगी के लिए आप ईजी हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कुकिंग आपने सीखी किससे? कुकिंग मैंने बस जब छोटी थी तो मतलब ऑब्वियसली क्या इंटरेस्ट था, क्या था? तो ये है कि छोटे होते तो मैंने बनाया ही नहीं। अच्छा। मैं अपनी मम्मा कहती थी अगर मैंने बनाना शुरू किया आप मुझे किचन दे जाएंगी। हाँ। तो लेकिन ये शादी के बाद शुरू किया, कुछ घर वाले बहुत अप्रिशिएट करते थे, इन लॉज ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, वो जिस तरह होता है उससे मुझे थोड़ी और वो मतलब मोटिवेशन मिली। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ट्राई, कहीं से सीखा नहीं है ऐसा, घर पर ही या कभी होता था किसी की देखती थी रेसिपी, थोड़ा सा सेंस अच्छा था इस चीज़ के लिए कि मतलब समझ आता था कि ये रेसिपी ट्राई करनी चाहिए या इसमें मैं इसको अपने अकॉर्डिंग कैसे कर सकती हूँ, कुछ तजर्बे कर करके सीखा। तो फिर इस काम को प्रोफेशनली करने का फिर क्यों फैसला किया? ये शेफ़ मुनीरा का क्रेडिट जाता है। अच्छा। जो मुझे मेरे घर से निकाल कर लाई, क्योंकि उस तरह से मैंने यूट्यूब चैनल तो शुरू किया था लेकिन ऐसा कोई उसमें इतना ज़्यादा वो नहीं अभी नहीं थी उसकी इतनी वो समझ। टाइम लगता है, वो थोड़ा सा टाइम लगता तो है। देखिए, मैंने भी अपना इस यूट्यूब चैनल एज सेलिब्रिटी जब शुरू किया तो इट टुक अ वाइल। अब मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसकी शायद कोई 650K के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन मैंने 2017 में शुरू किया था जान। 2017 तो उसमें लिखा हुआ है कि तब मैंने चेक किया ना। ऑब्वियसली वो बना लिया, फिर उस पर कुछ नहीं किया, फिर एकदम से ख्याल आया, कभी एक वीडियो लगा दी, कभी 2 लगा दी, कभी फिर 2 साल नहीं लगाई। तो वो चैनल को टाइम लगा पिकअप होने में। जब तक कंसिस्टेंटली, और बाय द वे व्यूअर्स आपको भी कहूँगी कि अगर आप भी होम शेफ़ हैं या किसी भी इस एरिया से रिलेटेड है, तो बीइंग समवन जो मीडिया में काम करता है, आपको इतनी ज़रूर गाइडेंस दूंगी कि व्यूअर्स प्लीज़ मेक श्योर कि कंसिस्टेंटली करें। जैसे अब आप यहाँ पे आती हैं, वंस अ वीक तो आपके पास कंटेंट है लगाने को। आप अपने यूट्यूब पे भी, आप अपने भी मेटा वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे लगाएं उसको। तस्वीरें जो लेती हैं वो तस्वीरों भी यूटिलाइज करें स्टोरीज़ के अंदर। डेली कुकिंग की चीज़ें लगाएं। आहिस्ता आहिस्ता जब एल्गोरिदम को समझ आएगी कि आप क्या कर एक्टिवली सीरियसली कर रही हैं, तो वो फिर एल्गोरिदम भी आपको उसका इनाम देता है। सो ये हो गया या अभी करूँ इसको? हो गया। इट्स रेडी फ्राइड। इट्स राइट। ओके, हमारी चिकन हो गई है फ्राई। अब हम उसका नेक्स्ट लॉट डालेंगे। अच्छा, आप अपनी अब नेक्स्ट चीज़ों की तरफ हम एग फ्राइड राइस को साथ शुरू कर लेते हैं। चले, फिर आप उसकी रेसिपी पहले दे दें। ठीक है। एग फ्राइड राइस के लिए राइस मैंने लिए हैं 1 kg, उसको सॉल्ट डाल के मैंने बॉईल कर लिया है, फुल रेडी किया है। ऑयल जो है इसमें 4 टेबल स्पून, अंडे जो हैं इसमें 6 अदद जाएंगे, लहसुन 2 खाने के चम्मच चॉप्ड, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, गाजर 1 कप चॉप हुई हुई, हरा प्याज 1 कप, नमक हस्बे जायका, चिकन पाउडर 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च 2 चाय के चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, और इसमें सेसमी ऑयल तेल का तेल जाएगा 2 टेबल स्पून लास्ट में। और चावलों को हम बहुत ही इजी वे से बनाएंगे। एक कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे और उसमें अंडे डाल के उसको साथ ही स्क्रैम्बल्ड कर देंगे, और साथ ही हम उसमें जैसे वो अंडे हो जाएंगे कंप्लीट तो उसमें चॉप अपना गार्लिक और ग्रीन चिलीज डाल के उसको सौते कर लेंगे। मैं आगे इसकी ऑन करता हूँ। हाँ, मैं आपको ऑन कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं क्या आपको अब डाल के दूँ? ऑयल? इसमें ऑयल डाल दें 2 टेबल स्पून। ज़रा एक्स्ट्रा डाल दिया, कोई मसला नहीं है। बट ऑयल की मिकदार अब आप आके अपना करना शुरू कर दें। मैं यहाँ पे अपने, क्योंकि चिकन फ्राइंग भी एक पूरी मिशन है, हमने अपना वो वाला टास्क भी मुकम्मल करना है साथ साथ।
अच्छा, ये चिकन की फ्राइंग के पीछे जो एक लॉजिक है ना, वो आप प्लीज एक्सप्लेन कर दें कि सारी चीज। अच्छा, ये अब आप क्या करेंगे? ये मैं इसमें ऑयल गर्म हो गया इसमें तो नमक डाला है हमने अंडे में? नहीं, मैं अंडे में नमक नहीं, बस नहीं डालेंगे? मैं वैसे लास्ट में ही डालती हूँ। हाँ, अगर आप डालना चाहते मैं हैं तो कहती आप हूँ डाल हम क्या करते हैं, क्योंकि हम एक चीज़ जो हम बार बार अपने व्यूअर्स को भी कहते हैं ना, कि सॉल्ट एंड पेपर जो है ना, वो थोड़ा सा हर चीज़ में अगर चीज़ डला में हुआ हो उसका तो taste फ्लेवर बड़ा अच्छा आ जाता है। सो ये भी एक ऑप्शन है, जो लोग बड़े पर्टिकुलर होते हैं, अगर आप नहीं है तो यू कैन ऑल्सो डू इट विदाउट। अच्छा, ये पहले क्यों करते हैं? मुझे आज तक इसकी सेंस नहीं समझ आई। अंडा अंदर पाओ तो मिक्स करो, किसके अंदर? मतलब चावलों में डायरेक्ट डाल दो, क्या हो चावलों इशू में क्या है? मुझे लगता है कि ये चावलों को ना उसमें मॉइस्ट भी रहते हैं। जो मैंने इसका एक्सपीरियंस किया कि अंडा जो है उसमें पहले हम, और मैंने इसमें कुछ निकालना नहीं है, इसके अंदर ही अंडा रहेगा और देन इसके साथ ही वेजिटेबल्स और साथ ही इसमें राइस हो जाएगी, क्योंकि हम एग फ्राइड राइस बना रहे हैं, ये घर वाले दम वाले चावल नहीं बना रहे। तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में हम बनाएंगे। क्योंकि घर पे ना कभी मतलब रेस्टोरेंट में तो सिर्फ एग फ्राइड राइस भी बना लो तो वो बड़े मज़े के होते हैं, घर में नहीं मज़े के उस तरह बनते हैं। आप जब तक उसके साथ ग्रेवी ना सर्व करें तो वो जायका ही नहीं आता। उसको हम एक्चुअल में जो पहले घर में चावल बनते थे ना, वो दम लगाकर उसकी लेयरिंग करके चाइनीज़ चावल ऐसे बनाए जाते थे, लेकिन अब क्योंकि रेस्टोरेंट स्टाइल में हम बनाते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट वे है। और इंशाल्लाह आज आप रेस्टोरेंट ट्राई स्टाइल करिएगा। भी जो आपको पता ना कि वो बड़ा एक अच्छा और बड़ा क्विक तरीका होता है, वरना तो दूसरे तरीके से तो बंदा और ये बनाता तेज़ फ्लेम पे ही हम इसको करेंगे सारी कुकिंग। फास्ट फ्लेम पे। अच्छा, यहाँ पे अब हम इसमें मैं गार्लिक चॉप डाल रही हूँ थोड़ा सा। अच्छा, हाउ इंटरेस्टिंग। मैं इसमें 2 बैच में असल में अपने चावल कंप्लीट कर रही हूँ, तो मैं इसलिए इसकी क्वांटिटी कम ले रही हूँ। हाँ, ताकि हर चीज़ का फ्लेवर उसमें आ जाए। और ये मैंने ग्रीन चिलीज थोड़ी अब बड़ी देखिए ना, ये भी हम अब 2 बैचेस में हमने फ्राई की है, इसलिए 2 बैचेस में व्यूअर्स फ्राई की है क्योंकि जब आप इसको एक साथ सारे को डाल देते तो वो चिपक जाता है एक दूसरे के साथ। जिस तरह पकौड़े बनाते हैं उस तरह आपने एक एक पीस डालना है अंदर, राइट? जी जी। थोड़ा सा टाइम टेकेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट वाले फ्लेवर के लिए आपको इतना तो करना पड़ेगा। अच्छा, अभी आपने इसमें हरी मिर्च भी डाली। हरी मिर्च डाली और थोड़ी सी मैंने बड़ी काट के डाली है, ताकि वो किसी के मुंह में ऐसे ना आए। छोटे पीस होते हैं तो समटाइम बच्चों के मुंह में आ जाता है, हाँ, तो बड़े जिसने पीस होने खानी से है वो जिसने खा खानी है वो खाए। और ये देखें, गाजर भी मैंने बहुत उसको फाइन चॉप किया हुआ है। मैं भी ना अपने काम पे बड़ी गौर से लगी हुई हूँ इस वक्त कि आपका मेरे से काम ना खराब हो जाए। सू शेफ होना भी बड़ा मुश्किल काम है भाई, सपोर्ट शेफ जिसको हम कहते हैं। इसमें मैं स्पाइसेस डाल रही हूँ। स्पाइसेस, अच्छा बताती जाएं क्या क्या डाल। सॉल्ट और ब्लैक पेपर और चिकन पाउडर है। अच्छा, तो सबसे पहले एग कुक किया आपने, उसके बाद आपने अंदर डाला वेजिटेबल्स को और चीज़ों को उसमें कुक किया, क्योंकि वेजिटेबल्स को एक्चुअली क्रिस्पी होना चाहिए। हम लोग जो गलत काम करते हैं वो ये है कि हम लोग वेजिटेबल्स को इतना पका देते हैं कि वो लिटरली लाइक अ दलिया बन जाता है। और ये हमारी फाइनली टोटल चिकन ठीक हो गया। बड़ा वॉक है आपके पास तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। अब थोड़ी देर उसको आपने छोड़ देना है ताकि वो एक साथ जो है वो चिपक ना जाए सारा एक दूसरे को। और यहाँ पे ये देखिए, आप देख रहे होंगे गाजरें भी चली गई, अंडे भी चले गए, सिर्फ अब और कोई लास्ट वेजिटेबल में सॉल्ट जाएगा और हरा प्याज है वो बिल्कुल लास्ट में डाल और चिकन पाउडर भी आप चिकन पाउडर भी डाल दिए, सब डाल दिए, सारे स्पाइसेस इसमें डाल दिए। बाद में थोड़ा सा मैं टेस्ट करके तो उसमें सॉल्ट का ऐड करूँगी। और बात ये है कि निरे चावल नहीं होने चाहिए। एक और मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं वो ये कि वो सिर्फ जो है ना वो चावल चावल ही चावल हो जाते हैं और लिटरली एक टच के तौर पे ना चीज़ें दूसरी होती हैं, तो मज़ा नहीं आता। सो कोशिश करें कि आपके पूरे जो रेस्टोरेंट में और घर में डिफरेंस ये कि फ्लेवर। और एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जाती है सेसमी ऑयल। वो चाइनीज़ खानों में वो घर में हम लोग अमूमन नहीं डालते, जिसकी वजह से वो फ्लेवर नहीं बन पाता। वो अजीब, वो एक बड़ा उसका मज़े का आता है। कुछ लोग तो फिश ऑयल भी डाल देते हैं, हाँ वो फिश सॉस भी डाल देते हैं तो वो वाला फ्लेवर ऐड करने के लिए, अगर आपने फिश के साथ बना रहे हो या व्हाटएवर। ये आपका सेसमी ऑयल भी आ गया, राइट? और ये हमने अच्छे से इसको, ये देखिए आपका एक लॉट चावलों का रेडी हो गया। अब दूसरे लॉट को ट्राई कर लें, इसका सॉल्ट चेक कर लें। अब देखें ना, इस स्टेज पे व्यूअर्स वी हैव टू ट्राई कि जायका ठीक है। हल्का सा नमक कम है, नमक हमारा ये, मतलब वो जो कहते हैं ना हल्का सा कम है। ऑलवेज ट्राई थिंग्स व्यूअर्स, मतलब आपके अपने कंट्रोल में कि आप क्या खा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं। हमारे राइस रेडी हैं। राइस बिल्कुल रेडी है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। और अब आपने इसके साथ ग्रेवी रेडी करनी है एंड यू डन, राइट? क्योंकि चिकन भी ऑलमोस्ट फ्राइड है।
तो ग्रेवी किस तरह बनेगी वो जल्दी से हमारे व्यूअर्स को बता दें और उसके बाद हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ग्रेवी के लिए मैं ऑयल पहले गर्म करूँगी, उसमें लहसुन को चॉप हुए को थोड़ा सा सौते करके उसमें केचप, हॉट सॉस, ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस, सिरका, धड़ा मिर्च, नमक, चीनी और यखनी सब कुछ इकट्ठा डालकर सिर्फ लहसुन को सौते करूँगी और उसमें यखनी डाल के और उसमें सारी सॉसेस डाल के तो उसको अच्छे से कर लूँगी। अगर उसमें ज़रूरत पड़ेगी तो कॉर्नफ्लोर की स्लरी डालेंगे, नहीं तो समटाइम केचप के साथ ही बहुत अच्छा उसके अंदर थिकनेस आ जाती है। बिल्कुल। और ये अभी चिकन इज़ ऑलमोस्ट डन। ब्रेक के दौरान ही हम इसको बाहर निकाल लेंगे एंड उसके बाद व्यूअर्स लिटरली आप देखना कि हमारे अगले सेगमेंट के दौरान ही हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। थैंक यू सो मच मेरी जान। एंड बाय द वे अगेन आपकी तारीफ़ करना चाहूँगी, ये बेसिकली 3rd टाइम आप ऑन एयर आ रहे हो। आपने पूरा वीक तो हमारे साथ किया और बाय द वे व्यूअर्स नेक्स्ट वीक से हमारा लड़कों का कुक ऑफ शुरू होने वाला है, तो अब आपको जज करने का मौका मिलेगा। ठीक हो गया? और अगर जो हमारे लड़के जीतेंगे ना, जो बॉयज़ वर्किंग मैन, उनका और आपका और जो आपकी रनर अप और 2-3 फिर आपका आपस में कंपटीशन होगा, तो मज़ेदार हो जाएगा। तो ये मज़ेदार हो जाएगा। और बात ये है कि व्यूअर्स एक्सपीरियंस अपनी जगह और एक फ़न चीज़ अपनी जगह, बट मैं यहाँ पे ज़रूर व्यूअर्स कहना चाहूँगी कि मैं फखरुनिसा को, सोनिया को, वेल डन मेरी जान, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड यू आर वेरी प्राउड ऑफ यू। ऑफ एयर क्यों व्यूअर्स, ऑन एयर तारीफ़ करनी चाहिए अपने साथियों की, अपने टीम मेंबर्स की, ताकि हौसला बढ़े। राइट? वेरी प्राउड ऑफ यू मेरी गुड़िया। हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो व्यूअर्स जैसे कि आपके साथ शेयर किया था, हम 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि अवेयरनेस दें। 27 अक्टूबर को कश्मीर ब्लैक डे, आज जम्मू मार्टर्स डे है, उससे रिलेटेड बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप देख रहे हैं और आपको समझ आ गई होगी कि आज हम फिर अपने प्यारे कश्मीर को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। व्यूअर्स, आज जम्मू मार्टर्स डे है। आज के दिन की मुनासबत से हमने जिन ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ को बुलाया उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे और वो ही हमें बेहतर गाइड करेंगे कि एक्चुअली इस दिन, आज के दिन 6 नवंबर 1947 में कश्मीर में एग्जैक्टली क्या हुआ और उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे और हमें क्या करना चाहिए। ये गाइडेंस हमें आज हमारे बहुत ही ब्रिलियंट और अकम्पलिश्ड एक्सपर्ट्स देंगे। सबसे पहले तो उस्तादों की उस्ताद हमारे साथ प्रोफेसर साहिबा हैं, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज कुपर रोड पे आप पढ़ाती भी हैं, हिस्टोरियन भी हैं और आज अपनी ही एक स्टूडेंट के साथ प्लेटफॉर्म शेयर कर रही हैं और शायद इसीलिए प्रोफेसर डॉक्टर हुमैरा डार के चेहरे पे इतनी बड़ी मुस्कुराहट है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक बहुत ऑनर की बात है कि मैं अपनी स्टूडेंट के साथ जो है वो आपके यहाँ एक टॉपिक पे डिस्कस कर रही हूँ। बिल्कुल मैम, क्योंकि आप तो हमारे लिए वैसे ही एक्सपर्ट है और पीटीवी के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट असासा है और हमारी हमेशा कोशिश होती है कि एजुकेशन और हेल्थ पे ज़रूर बात करें, लेकिन हमें बड़ी ये प्यारी बात लगी इसलिए मैंने कहा कि ये मैं ज़रूर मेंशन करूं कि उस्ताद और उनकी स्टूडेंट हमारे साथ जो ख़ुद भी माशाल्लाह पढ़ाती हैं पंजाब यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो प्राइवेट सेक्टर में भी पढ़ा रही हैं, हिस्टोरियन हैं और म्यूज़ोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर चमन हुसैन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आज अपने उस्ताद के साथ बैठ के कैसा लग रहा है? ख़ुद भी अब आप एक उस्ताद हैं। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ और डॉक्टर हुमैरा डार जो है उनका वैसे भी मेरी लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूशन है। पीएचडी तक लेकर आना ये इन्हीं का काम है और पीएचडी में इनरोलमेंट भी इन्हीं को क्रेडिट जाता है, तो इसलिए मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी लाइफ में तो उन्होंने ये रोल अदा किया, लेकिन प्रोफेसर डॉक्टर हुमैरा डार फेमस है लाहौर के अंदर इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी किसी का भी बच्चा अगर मिसगाइडेड मिसाइल की तरह निकल रहा है ना तो ये पकड़ के सही राह पे भी डाल देती हैं और इतने लाड और प्यार से, स्टर्न भी हैं लेकिन मोहब्बत प्यार और रिगार्ड के साथ कि गुमराह बंदा भी अपनी राह पे आ जाता है। तो डॉक्टर साहिबा जो बातें सुनी हुई हैं वो शेयर करनी इंपॉर्टेंट होती है। तो गॉड ब्लेस यू कि आप लोगों के बच्चों को सही राह पे लेके आती हैं। ब्लेस यू। तो मैम, जब बच्चों की बात कर रहे हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट टीचर की बात कर रहे हैं, तो ऐसे तो कोई भी मामलात कश्मीर में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो हालात चल रहे हैं वहाँ पे लोग स्कूल कॉलेज ही नहीं अटेंड कर पा रहे, तो टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप की क्या बात। माँ बाप बच्चों को घरों में बंद करके बैठे हुए हैं खौफ के मारे कि कुछ ऐसा वैसा हो ना जाए। एक पूरी जनरेशन है
ऐसे यंग लोगों की जिन्होंने कभी स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी। ट्रू। सो मैम आज के दिन क्या हुआ 6 नवंबर 1947 कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंट है मैम? देखिए 6 नवंबर को अभी थोड़ी देर पहले जैसे हम बात करते हुए 9/11 का जिक्र कर रहे थे, तो आप यही समझें कि जो कलोनियल लेगेसीज़ होती हैं, मतलब डेफिनेटली पाकिस्तान और इंडिया की जो प्रेजेंस है, इंडिपेंडेंस है, वो एक कलोनियल लेगेसी का नतीजा है। और जब कलोनियल मास्टर्स किसी इलाके से निकलते हैं तो वो पीछे इस तरह के इश्यूज ज़रूर छोड़ के जाते हैं जिनको वो आने वाले सालों में एक्सप्लॉइट कर सकें। इसके लिए अगर आप ग्लोबली देखना चाहते हैं तो मिडल ईस्ट आपके सामने है। वहाँ से जब एम्पायर्स और इम्पीरियलिज्म ख़त्म हुआ, आप साउथ ईस्ट एशिया की तरफ चले जाएं। आप पाकिस्तान को ही मैडम देखें। हाँ, मैं आपको अंग्रेजी का जो हसीन तोहफा छोड़ के गए। हाँ, ये जो तोहफा है ना, इसको आप ये इस तरह से कंसिडर करें कि ये तो एक्सेप्टेबिलिटी है कि वो जो मतलब इट्स द रूल के जो रूलर्स की लैंग्वेज है वो ऑटोमेटिकली नीचे तक ट्रांसफ़र होती है। लेकिन मैम ये देखे ना, रूलर उस वक्त थे जब कॉलोनियलिज्म था। हाँ। हुन ते तुसी चले गए, हुन तो ये साडे आप लीडर ये तो नहीं हो। कैसे चाइना को देखें, चाइना नहीं, चाइना में हर बच्चा अपने इलाके की ज़बान जानता है, क्योंकि चाइना में भी मैंड्रिन, कैंटोनीज बड़ी डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं, वो अपनी ज़बान पहले जानते हैं। लेकिन उसमें ये एक मेजर इशू ये आता है ना कि चाइना का जो उनका सी वाला पोर्ट वाला एरिया है, उस पर तो शायद ब्रिटिश का या फ्रेंच का या मार्शली कब्जा रहा हो, लेकिन ओवरऑल चाइना कभी भी कॉलोनियल नहीं रहा। एग्जैक्टली मैडम। हम चाइना के साथ इसलिए खुद को कंपेयर नहीं कर सकते कि ये जो रीजन है इसमें हुक्मरान आते रहे, चाहे सिकंदर आए या मुसलमान आए, लेकिन फॉरेन रूलर्स आते रहे और इसकी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया उन्होंने। सो तो हम 47 पे अगर आते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब अंग्रेज़ यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस छोड़े। मतलब अभी रिसेंटली अगर आप 2-4 रील्स मैडम जान के छोड़े थे। यस, लेगेसी की जब हम बात करते हैं तो ये कॉलोनियल लेगेसी में आता है कि वो पीछे अनफिनिश्ड बिजनेस छोड़ के जाते हैं, क्योंकि अनफिनिश्ड बिजनेस के बगैर मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं होती। व्यूअर्स नामुकम्मल चीज़ें छोड़ के जाते हैं। हाँ। ऐसी चीज़ें छोड़ जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, आप कॉन्फ्लिक्ट की टर्म इस्तेमाल कर सकती कि हैं देखो हमारे बगैर तो उनका गुजारा ही नहीं है। Exactly. ये भी एक पॉइंट होता है। हाँ, ये मेन पॉइंट होता है जब वो यहाँ से जा रहे होते हैं। अफ्रीका, मिडल ईस्ट, कहीं पर से भी ये गए हैं, साउथ ईस्ट एशिया, इन्होंने पीछे से कॉन्फ्लिक्ट छोड़े हैं। तो यहाँ पर इस इलाके में जो कॉन्फ्लिक्ट आप ये कहें कि रह गया अनसॉल्व्ड अप टिल नाउ, वो कश्मीर का था। और क्यों रह गया, इसके लिए भी एक बहुत बिग क्वेश्चन बनता है, क्योंकि अगर प्रिंसली स्टेट्स की तरफ हम जाते हैं तो प्रिंसली स्टेट में ऑप्शन ये था कि जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट होगी, जो लोग चाहेंगे, सपोजिडली अगर कहीं हिंदू राजा है और मुसलमान अवाम है जैसे कि कश्मीर में है, या हिंदू अवाम है और मुसलमान राजा है जैसे कि हैदराबाद में था जी, तो फैसला जो है वो अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक होगा। बट जब आप अथॉरिटी में होते हैं एंड यू हैव द पावर एंड यू हैव द बैक, तो आप किसी भी लिहाज से डिसाइड कर सकते हैं। मैम वो है ना, सुपरमैन के स्पाइडरमैन में कहा जाता है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। Exactly. कि जितनी आप ताकतवर हैं उतनी ज़्यादा आप पे जिम्मेदारी पड़ती है कि आप फेयर चलें। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं ना कि जो पावर है उसको अपनी मर्ज़ी की एक्सप्लेनेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। हैदराबाद में आप कह रहे हैं कि अवाम डिसाइड करेंगे, और कश्मीर में आप कह रहे हैं कि हुक्मरान ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है वो साइन कर दिया है, तो अब उसके बाद यानी कि एक बंदे ने फैसला कर लिया कि पूरा का पूरा वो जो इलाका है उसका क्या फैसला हो। तो अब उस फैसले की जस्टिफिकेशन अगर कुछ जस्टिफाई करने के लिए आपको ये 6 नवंबर वाला इवेंट नज़र आता है, क्योंकि उस वक्त डेफिनेटली जम्मू का जो इलाका था वहाँ पे सेंट्रल कश्मीर की जो गवर्नमेंट थी और एडमिनिस्ट्रेशन थी बैठी हुई थी, वहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। उस आबादी को कम करने के लिए और अपनी मर्ज़ी के डिसीजंस को इम्पोज करने के लिए मैम आप ऐसे मुस्कुरा रही हैं, आप देखें पहले तो उन्होंने एक वॉर के फॉर्म में किया ना, अब आप देखें
कि वहाँ से पंडित उठा के मंदिर और इतने इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं हिंदू कम्युनिटी नहीं, को। वो उसके पीछे पूरा वो मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, मतलब कि ये- अक्सरियत को अकलियत में उस लेवल तक ले जाया जाए। शुरू किया वहाँ से हाँ मारने जी, से, बिल्कुल। अब रियलाइज किया कि भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है तो अब इसको पहले तो प्रॉपर नस्लकुशी की जा रही थी ना, लेट्स टॉक अबाउट दैट, क्या क्या हुआ जी कि मैम। वो वहाँ पर तो आप जितने आज हम सोशल मीडिया के थ्रू वैसे पता करते हैं कि आज इस सोसाइटी में या इस स्टेट में ये सब हो रहा है, तो वहाँ पर तो आपको ऑरल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ रही थी। लाइक कश्मीर में उस वक्त क्या हो रहा है, किस तरह से उनका मैसेकर किया जा रहा है, किस तरह से उनको फोर्सफुली उनके घरों से, उनकी प्रॉपर्टी से निकाला जा रहा है, बेदखल किया जा रहा है। और ये जो हम इतने सारे पैलेट गन्स का जो एक पूरा सिलसिला शुरू किया, बिल्कुल। अंधा कर दिया, छोटे छोटे बच्चों को अटैक कर दिया। नहीं, वहाँ पर तो उन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो की नहीं ना, ना तो उन्होंने एज को देखा, ना उन्होंने ख़वातीन को देखा, ना बच्चों को देखा, किसी को भी नहीं देखा। उनके लिए सिर्फ एक मकसद था कि कैसे भी करके कश्मीर में से अक्सरियत को अकलियत में बदला जाए, ताकि जब भी वोटिंग की बात आए, जब भी सेंसस हो, प्लेबिसाइड किया जाए, इस्तिस्वाब राय होता है, तो सारे के सारे जो अक्सरियती वोट हैं वो इंडिया के हक में जाएं। सो प्रोफेसर साहिब, आई कम बैक टू यू बिकॉज जैसे कि हमने मार्टर्स डे की बात कर रहे हैं, तो जम्मू मार्टर्स डे आज के दिन स्पेसिफिकली, मतलब इतने ज़्यादा लोग शहीद हुए, शुरू कैसे हुआ? मतलब बैक स्टोरी तो समझ आ गई, उस दिन ऐसा फिजिकली क्या हुआ? क्योंकि ये वक्त ऐसा था कि नॉलेज हमारी उस तरह से हिस्टोरियंस के पास ही होगी, हमें तो नहीं एग्जैक्टली देखिए पता। एग्जैक्टली जो स्टोरी है ना वो अक्टूबर से स्टार्ट होती है, ठीक है, ठीक है। 22 यहाँ पर जब उसने बल्कि यूँ कहना चाहिए कि 14 अगस्त से स्टार्ट होती है, जब जो हरी सिंह है वो ये नहीं करता डिसाइड कि उसने पाकिस्तान के साथ शामिल होना या इंडिया के साथ शामिल होना, वो एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करता है। ठीक है, ठीक है, वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब है कि मुझे कुछ टाइम दें आप, जिसके लिए मैं डिसाइड कर लूँ कि मैंने किसके साथ जाना है। उसके उस डिले के नतीजे में आप देखें, वायलेंस तो ऑलरेडी पाकिस्तान और इंडिया की जो डिवीज़न है उस पर स्टार्ट हो चुका हुआ था। पूरे हिंदुस्तान से मुसलमान जो आ रहे थे वो मतलब हमें वो सारे ट्रेजिक इवेंट्स जो हैं वो मिल जाते हैं कि वो किस तरह से काफ़िलों के काफ़िले जो हैं वो इधर को आए हैं और उनके साथ क्या सलूक किया गया। तो वो जो ख़बरें थी वो तो फैल रही थी ना। तो वही आप ये जो 6 नवंबर वाला इवेंट है या जो उससे क्योंकि पहले देखिए ना, ये जो आरएसएस लीडर्स जैसे कि बलराज सानी मढोक, केदारनाथ साहनी, विजय मल्होत्रा और मंदन लाल, ये सब के सब लोग कश्मीर में बैठे हुए ये एक अब कश्मीर में बैठे हुए हैं और ये इंचार्ज थे ड्यूरिंग 1947 और एडमिनिस्ट्रेशन का उस वक्त कश्मीर में बैठे हुए, एक्चुअली रोल ही उन्हीं का था। हाँ एग्जैक्टली आप कह सकते हैं। देखिए आप पीछे से एक पॉलिसी लेके चल रहे हैं ना कि आपने मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में चेंज करना है, तो उसके लिए फिर आप ये देखें कि बाकी सारे इंडिया में जो फसादात हो रहे थे उसी की एक कंटिन्यूटी हमें कश्मीर में भी नज़र आती है, जो कि इंटेंसीफाई हो जाती है क्योंकि गवर्नमेंट की जो डोगरा फोर्स है, हरी सिंह की जो फोर्स है, वो उन लोगों को रोकने की बजाय आइदर उनको सपोर्ट करी है या वो न्यूट्रलाइज है कि वो जो उसके सामने जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो कत्लेआम हो रहा है, जो लोग निकल रहे हैं, जैसे जब ये डिले हो गया और लोगों उनको पता चल गया कि अब सिचुएशन अनप्रिडिक्टेबल हो गई है, तो उन्होंने जम्मू के इलाके से पाकिस्तान की तरफ आने की, हिजरत करने की जो है वो एफर्ट स्टार्ट कर दी। और नतीजा क्या निकलता है? नतीजा मैसेकर। आने वाले लोगों के काफ़िले जो हैं वो लूटे जा रहे हैं, जो लोग हैं उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो अपने घरों से निकल कर तो आगे और की तरफ जबरदस्ती कन्वर्जन, एग्जैक्टली मजहब आप पर्टिकुलरली आरएसएस जो है उसका तो पूरा बैकग्राउंड पीछे से इस चीज़ से ज़बरदस्ती कन्वर्जन से लिंक होता है ना, क्योंकि ये तो जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वो वहीं से, मतलब उनकी जो बिगिनिंग है, फाउंडिंग फादर्स हैं, वही ज़बरदस्ती कन्वर्जन की तरफ आते हैं। सही। तो ये जो करंट गवर्नमेंट है ये उसी के फाउंडिंग आरएसएस के ही फाउंडिंग वो है, उन्हीं की चीज़ को आगे लेके उन्हीं को लेके आगे चल रहे हैं। मुझे ये अच्छा डॉक्टर मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि ये तो कंटिन्यू होता रहा है ना, यही सप्रेशन, यही किलिंग मोदी के रिजीम के अंडर तो यही चीज़ चल रही है। और कुछ नंबर जो मेरे पास है वो है फोर्स्ड री एलोकेशन, घरों को डिमोलिश किया गया जो आपने बात की, इनकॉपरेट करना था 3.4 मिलियन इंडियंस को अंडर श्रीनगर 2025 प्लान। जी
अच्छा, ये जो ये यहाँ पर तो उन्होंने एक प्रॉपर सेटलमेंट हमें नज़र आना शुरू हो गई है ना, लेकिन ये पहले भी ये सब हो रहा था। 47 के बाद जैसे ही 1 जनवरी 1948 को एग्रीमेंट होता है, जैसे हमारे पास आज़ाद कश्मीर आ गया, उनके पास जो है इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर चला गया, तो वो इस सब में भी हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये अभी की आइडियोलॉजी नहीं है, उस वक्त भी, क्योंकि जब से ये आरएसएस बनी है और जिस तरह से उन्होंने हिंदुत्वा कम्युनिटी को अप्रोच करना शुरू किया है, जिनका एजेंडा ही ये है कि हिंदुस्तान जो वर्ड है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए है, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी का या किसी और रिलीजन का कोई काम ही नहीं है। तो ये तो वो कर ही रहे थे। अभी जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि इलीगली लोगों से उनके घर छीने जा रहे हैं, कश्मीरी से उनकी प्रॉपर्टी सारी छीनी जा रही हैं और उस तरह से उनको सेटल किया जा रहा है कि फ्री, जैसे आपने पहले ये रूल बनाया ना नया के मतलब बेसिकली कि आप कोई भी ओन कर सकता है प्रॉपर्टी इन कश्मीर, लेकिन कोई भी नहीं कर सकता। तो 370 ये आपने शो किया है कि कोई भी कर सकता है, एक्चुअली इंडियंस खरीद सकते हैं। हाँ, उन्होंने 370 आर्टिकल खत्म कर दिया ना, जिसके ऊपर हम भी स्टांस पे थे, अभी भी हमारे समथिंग ए भी खत्म किया था 35। हाँ। तो ये सब उन्होंने मुकम्मल करने के बाद अब उन्होंने उसको टेरिटरी बना दिया है। इलीगली जो इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी वो तो उन्होंने क्लेम ही ख़त्म कर दिया है। अब तो वो ये कह रहे हैं कि ये इंडिया का हिस्सा है। जब इंडिया का हिस्सा है तो वो इंडियंस के लिए किसी भी जगह पर, जैसे हम पाकिस्तान में कहीं पर भी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, इस तरह से वहाँ के भी सिटीजन्स को अलाउ है, तो वो इस तरफ ले गए हैं ना। बिल्कुल सही। तो फिर आई गेस जी मैम, मैं 370 के बारे में आर्टिकल के बारे में बात करना चाह रही थी कि आप ये देखें कि 370 का आर्टिकल जो इन्होंने इनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिनल है वो इनके एक जिसको शूदर कास्ट कहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वो इसके फाउंडर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उन्हें 370 का ये जो आर्टिकल था इस पे एतराज़ था। उन्होंने कहा कि अगर आप ये कश्मीर को ये राइट दे रहे हैं जिसके तहत उसकी स्पेशल स्टेटस बना रहे हैं, तो फिर ये सारे प्रिंसली स्टेट्स को देना चाहिए। उन्होंने इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन किया। फिर वो उन्होंने कहा कि जिस कास्ट से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ ये स्पेशल स्टेटस उन्हें भी दें। तो आप ये देखें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो स्पेशल आर्टिकल था वो उन्होंने नहीं ऐड किया। उन्होंने कहा आप किसी से लिखवा लें, मैं नहीं लिखूँगा। आप देखें कि मतलब द लेवल ऑफ अनफेयरनेस एंड इनकरेक्टनेस, और सच्ची, और मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊं व्यूअर्स, वहाँ पे इंडिया में बैठे हुए लोग इंडियन इन हरकतों से बड़े तंग हैं। मेरी एक्चुअली ऐसे लोगों से बात भी हो चुकी है जो कह रहे हैं कि काश हम पाकिस्तान माइग्रेट कर पाते, लेकिन अगर हमने कर दिया तो फिर हम जिंदगी में कभी फिर यहाँ री एंटर नहीं कर पाएंगे और हमारे ख़ानदान और सारे लोग रह जाएंगे। सिर्फ इस उसके ऊपर के हमारे अपने छूट जाएंगे। लोग वहाँ पे बैठे हुए, वहाँ पे बैठे इवन हिंदू कम्युनिटी हैरान है इस बिहेवियर पे कि ये हो क्या रहा है। और वो जो कहते हैं ना अन्नों में काना राजा, कि जो दिल चाह रहा है मोदी गवर्नमेंट वो करती चली जा रही। तो एंड में आप डॉक्टर साहिबा क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, एंड देन प्रोफेसर साहिबा आपसे आज का ये सेगमेंट कंक्लूड करेंगे। जी अच्छा, मैं इस मामले में जो आज मार्टाइज का दिन है कश्मीरीज़ के लिए, कि उन्होंने जितनी भी कुर्बानियाँ दी हैं 1947 से लेकर अब तक, और जिस तरह से वो अभी तक सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, जिस तरह से अपनी आइडेंटिटी की जंग लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया को सपोर्ट करना चाहिए उनको। और उन लोगों को सामने आना चाहिए कि हम किस तरह से जो है अपने उन शहीदों को भूल जाएं जिन्होंने हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए अपने आप को खोया है। तो हम सब उनके साथ हैं, कश्मीर के साथ, कि वो अपने हक के लिए लड़ें और हम उनके साथ लड़ेंगे। जी मैम, आपके साथ आज के इस सेगमेंट को कंक्लूड करेंगे। देखिए, मैं तो इस सारी ट्रेजिक जो भी सिचुएशन है इसके बारे में सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि मतलब इसमें पाकिस्तान इंडिया के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं, इंटरनेशनल फैक्टर्स जो हैं वो शामिल हैं, और जिन चीज़ों में इंटरनेशनल फैक्टर्स शामिल हो जाते हैं उनका सल्यूशन ऐसे ही डिलेड हो जाता है, जैसे हमें फ़लस्तीन में नज़र आ रहा है या जैसे हमें कश्मीर में नज़र आ रहा है। तो अगर इस मसले का कोई हल इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर हम चाहते हैं, तो उसके लिए पाकिस्तान को स्टांस लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग स्टैंस, और पाकिस्तान को ये बताना पड़ेगा कि आपका हमारा साथ जो है वो उसी तरह से शारक का है जैसे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। बिल्कुल सही। तो जैसे हम शारक की हिफाजत करते हैं, इसी तरह से इस खित्ते की हिफाजत भी जो है और इसकी सपोर्ट जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़ी हमने आपको ऑकवर्ड सिचुएशन में डाला, लेकिन आई होप कि गुजर सा गया ये वक्त भी। बिल्कुल। लेकिन व्यूअर्स,
अभी जैसे हमने मुस्कुरा के हल्का सा आपस में एक मोमेंट शेयर की व्यूअर्स, हमारे कश्मीरी भाई बहन तो ये मोमेंट्स भी नहीं शेयर कर पाते, क्योंकि जब आपको जान के लाले पड़े हुए होते हैं, खाने पीने की आपके पास मतलब खाने ख़रीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, पैसों के लिए नौकरी चाहिए होती है, या कोई ऐसी सिचुएशन चाहिए होती है, तो सिरे से ही जब बेसिक ह्यूमन राइट से आपको महरूम कर दिया जाए, इतनी ज़रखेज़, इतनी अमेजिंग वादी, एक ऐसी जगह जहाँ पे मतलब क्यों ये इतना बड़ा इशू बना हुआ है, बिकॉज ये एक बहुत रिच जगह है, लेकिन उसको किसी भी बेस के ऊपर अपने एंड पे स्ट्रॉन्ग नहीं कोई होने दे रहा। सो बात यह कि एट द एंड ऑफ द डे हमारी एक ही दुआ है, एक ही स्लोगन है कि कश्मीरी भाई बहनों के उनके राइट्स मिलें, और इंशाल्लाह एक दिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह। आमीन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मुस्कुरा तो रही हूँ, लेकिन बात करनी है फॉग की, जिसको कभी कोई स्मॉग कहता है तो कभी फॉग कहता है, तो कभी समझ नहीं आती कि है क्या। छोटे होते थे तो ये तो पक्की बात पता है कि तब होती थी फॉग, अब स्मॉग होती है। क्या फॉग और स्मॉग एक ही चीज़ है? हम इस पर क्लैरिटी भी लेंगे, एंड डोंट वरी, मजाक अपनी जगह, बड़े सीरियस पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे कि आजकल जो मामलात हैं उनको हैंडल किस तरह किया जा रहा है, गवर्नमेंट के लेवल पे क्या क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स आप और मैं क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले किचन में नज़र डालेंगे, जहाँ पे हमारी होम शेफ़ फ़खरुन्निसा हमारा वेट कर रही हैं। जी जुगनी, मैंने अपनी जो शाशलिक और एग फ्राइड राइस तैयार कर ली है। अब आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, और अपने जो है फीडबैक से भी हमें ज़रूर आगाह करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनिया, थैंक यू बेटे। व्यूअर्स, जो दो बहुत ही ब्रिलियंट और अकम्पलिश्ड जेंटलमैन हमारे साथ हैं, आइए उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे गाइडेंस लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, यूट्यूब की वीडियोस देख देख के, रीलें देख देख के आप लोग खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये है, ये मसला चल रहा है और इसका ये हल है। देखिए, एक्सपर्ट से बात करें, जिनको पता है कि वो क्या कह रहे हैं, जिन्होंने रिसर्च की हुई है, जिन्होंने एक ज़िंदगी गुजारी है इस काम के ऊपर, और उनकी गाइडेंस को आगे लेके चलें। ये जो सोशल मीडिया ने एक थरथल्ली मचा दी है गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करने की, इसकी वजह से लोग जो बच भी सकते हैं स्मॉग के मसाइल से, वो नहीं बच रहे। आइए मुलाकात करते हैं द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट जेंटलमैन, जिनका 52 इयर्स का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, रिसर्च का और एडमिनिस्ट्रेशन का। इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, डॉक्टर जमील अनवर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू डॉक्टर साहब, हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि आज आप हमारे प्रोग्राम पे आए हैं। राइट, मेरे लिए भी बड़ी ये इज्जत का मुकाम। और ज़फ़र भाई और इनका जो ग्रुप है सारा, वो तो आता ही रहता है हमारे शो के ऊपर। तो डॉक्टर ज़फ़र इकबाल भी हमारे साथ हैं, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं। इनका ताल्लुक़ है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी EPA के साथ। आप एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस हैं, एंड ऑफ कोर्स ही वर्क्स विद द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। और बाय द वे व्यूअर्स, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो अनबिलीवेबल लेवल के एफर्ट्स किए हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंटरनेशनली भी हमें रिकग्निशन मिल रही है उसकी वजह से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, और आपको मुबारक हो, बल्कि आप दोनों को मुबारक हो, क्योंकि आप दोनों का इसके अंदर रोल रहा है। थैंक यू। और कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि सर, वो जो हिस्ट्री चेंजर्स वाले लोग हैं, उनमें आप लोगों का भी नाम आएगा। नाइस ऑफ यू। इट्स ट्रू, बिकॉज सर जब भी कोई क्राइसिस आता है, पैंडेमिक, ये भी एक पैंडेमिक की लेवल का इशू है। तो सर मुझे आप लोग ही बता दें, स्मॉग, फॉग, धुंध, धुआं की है, ये है क्या स्मॉग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। बात ये है कि स्मॉग जो है, इसको अगर हम सादा अल्फाज में इसको डिफ़ाइन करना चाहे तो ये एक फ़ज़ाई आलूदगी की एक एक्सट्रीम फॉर्म है। ये फ़ज़ाई आलूदगी पिछले 20-30 सालों में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, जहाज़ बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है दुनिया की, शहरों की, मुल्कों की। तो पहले धुंध हुआ करती थी, हम छोटे हुआ करते थे तो, और उसमें सिर्फ ये था कि जो हवा में, फ़िज़ा में जो आबी बुखारात हैं, पानी है, वो कंडेंस हो जाता था, छोटे छोटे कतरे बन जाते। और सर वो सफ़ेद होती थी। सफ़ेद होती थी। ये अब उसमें धुआं शामिल हो गया है। वो धुआं गाड़ियों से निकलता है, इंडस्ट्री से निकलता है, भट्टों से निकलता है, जहाज़ों से निकलता है। तो ये स्मोक को
और फाग को मिला लें तो ये स्मॉग बन गया। यानी कि डॉक्टर साहब अभी भी धुंध है, लेकिन ये उस बेचारी धुंध धुंध ही में है। जिसमें नमी और नेचुरल चीजें होती ये थी। धुंध ही है, इसको आप जहरीली धुंध कह लें, बिल्कुल सही। टॉक्सिक फॉग कह लें। बल्कि ये टर्म जो है ना स्मॉग, ये पहली दफ़ा एक अंग्रेज़ साइंसदान ने 1905 में मुतारफ़ करवाई थी। स्मोक को और फाग को मिला के तो स्मॉग का लफ्ज़ मुतारफ़ करवाया था। सही। डॉक्टर साहब इसी बात को कंटिन्यू करते हुए ये आप ऐसे क्या है कि स्मोक जो बनती है वो टेम्परेचर इन्वर्शन में बनती है विंटर सीजन में। सर्दी अब सारा साल में तो यही कहने लगी पोल्यूशन थी, फिर गर्मियों में क्यों नहीं होती? गर्मियों में नहीं होती, धुआं क्योंकि तो गर्मियों में ऐसे है कि जब वो सूरज आता है तो ये पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जो है ये डिस्पर्शन होती रहती है। लेकिन जब ये नेचुरल फिनामिना शुरू होता है सर्दियों में फोग का, और फिर धुआं मौजूद होता है तो उसके साथ मिल के एक मिक्सचर बन जाता है, और ये टॉक्सिक मिक्सचर होता है जो फ़िज़ा में स्टैगनेंट रहता है, मोहल्ले को हो जाता है, और टेम्परेचर इन्वर्शन की वजह से स्पीड जो है हवा की कम हो जाती है और वो मूव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये हमें नज़र भी आता है, विजिबल भी हो जाता है। तो ये फिनामिना टिपिकली सर्दियों के मौसम में होता है, और इसकी बेसिक वजूहत जो हैं वो हमारी फ़िज़ाई आलूदगी है जो मुख्तलिफ जिसके सोर्सेज हैं, और इसके साथ मिक्स हो के फिर ये एक टॉक्सिक मिक्सचर बनता है जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। सही। डॉक्टर साहब आपके पास वापस आऊंगी। डॉक्टर जमील, क्या स्मॉग की भी इकसाम होती है? जी जैसे बिल्कुल। कभी कभी बड़ी हैवी धुंध पड़ती थी तो कहते थे कि शादियों के सीजन में धुंध बड़ी होती है तो वो उन दिनों में नहीं रखनी चाहिए। लोग जान के ना वो 2-3 हफ्ते लाहौर के शहर में या पंजाब में शादियां भी नहीं रखते थे कि नज़र ही कुछ नहीं आता। सही बात। लेकिन सर अब तो बिल्कुल ही नज़र आना ख़त्म होना शुरू हो गया और अभी तो नवंबर शुरू हुआ है। लेकिन ये स्मॉग की 3 किस्में हैं। ठीक है सर। एक वॉल्केनिक स्मॉग होता है, वो तो खुदा का शुक्र है कि हमारे मुल्क में ना कोई आतिशियाँ पहाड़ है। अक्सर उन मुल्कों में जहाँ आतिशियाँ पहाड़ फटते हैं तो लाखों टन राख, गैसें, फ़िज़ा मुकद्दर हो जाती है, कार्बन फैल जाती है, तो 6-6 माह के लिए वहाँ पे इस तरह की स्मॉग जो है वो फैली रहती है। लेकिन शुक्र है खुदा का हम उस स्मॉग से मुतारफ़ नहीं हैं। दूसरी ये स्मॉग है जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं फैक्ट्रियों के धुएँ की वजह से, गाड़ियों के धुएँ की वजह से, जहरीली गैसों की वजह से। गैसें बनती हैं, उसमें कार्बन मानो, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, बहुत सारी गैसें हैं जो कि टॉक्सिक हैं, और वो इस धुंध में शामिल हो जाती हैं, डिज़ाल्व हो जाती हैं और हमारे लिए टॉक्सिक है। तीसरी जो किस्म है जिससे अभी तक हम बचे हुए हैं, खुदा का शुक्र है, मैं चूँकि थोड़ा सा इन्वॉल्व हूँ इसमें, और वो है फोटोकेमिकल स्मॉग। ये और क्या है? वो सबसे ख़तरनाक होती है, लेकिन शुक्र है खुदा का कि उसका कोई फ़िलहाल लेकिन ये एविडेंस होती कैसे है पता नहीं। तो हो। देखें आप, स्मॉग सिर्फ इसको कहते हैं कि नज़र ना आए तो स्मॉग है। हम स्मॉग उसको कहते हैं कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो गैसेस हैं, वो कितनी टॉक्सिक है। कितने जहरीले हैं। ठीक है, अगर मसलन लेट्स सपोज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, सल्फरिक ऑक्साइड्स हैं, तो वो इतने टॉक्सिक नहीं होते। लेकिन अगर उसमें ओजोन मिल जाए और उसमें पैंस मिल जाएं और हो जाएं तो वो ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो होता है। लंदन में 1952 में लंदन स्मॉग बड़ी मशहूर स्मॉग है, आज भी है। और उसमें यानी हज़ारों आज लोग, फॉग है अब, सॉरी नहीं उसमें ये 1951 में 52 में जो लंदन स्मॉग फैली थी ना, इसका तारीख़ में बाकायदा यानी इंदराज है। ठीक है। हज़ारों लोग हलाक हो गए थे, बहुत सारे मवेशी, बहुत सारा नुकसान जो है वो हुआ था। इसी तरह लॉस एंजल्स में जो है ना, वहाँ स्मॉग जो है वो फैलती है। और ये पाकिस्तान या लाहौर सिर्फ वाहिद शहर नहीं है दुनिया का। इंडिया में स्मॉग, बीजिंग में स्मॉग, मैक्सिको में स्मॉग, बहुत सारे शहर जो हैं वो इस आफत का शिकार हैं। लेकिन अभी मेरे हवाले से मैं समझता हूँ कि अभी हम बिल्कुल स्मॉग के लेवल पे एलिमेंट्री स्टेज पे हैं। हम उस फोटोकेमिकल स्मॉग तक जो है वो खुदा ना करे कि हम उस स्टेज पे जो है वो पहुँचें। बिल्कुल। और सर मैं बल्कि आपने जब कहा ना लंदन स्मॉग, फॉर्चुनेटली विद टेक्नोलॉजी, वो कि मतलब वही दिसंबर 1952 में हुआ था ये लंदन में, लंदन स्मॉग, द ग्रेट स्मॉग ऑफ 1952। हाँ, 4000 बंदे मार गए थे। नहीं सर, एस्टिमेटेड के 10,000 से 12,000 लोग मरे थे ब्रीदिंग प्रॉब्लम और इन्फेक्शन से। इमीडिएटली तो वो मरे जो आपने नंबर का है, लेकिन उसके बाद भी लोग मरे, तो वो टोटल काउंट इनका बनता है 12,000 लोग। हाँ जी। यानी कि हमें ये क्यों नहीं पता डॉक्टर साहब, ये हमारे व्यूअर्स को और हमें आवाम को क्यों नहीं समझ आ रही कि ये जहरीली चीज़ है? हम तो कोई एहतियात नहीं लोग करते। उसकी रीज़न भी अगर आप जी सर मुझे मौका दे तो मैं बता दूं। उस वक़्त 1952 में
ये जो वसाइल थे वो इतने नहीं थे, इवन लंदन में भी लोग घरों को, दफ्तरों को, मकानों को गर्म रखने के लिए कोयला इस्तेमाल करते थे, पथरी कोयला, और उस पथरी कोयले के जलाने से सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है वो पैदा होती थी, और वो सल्फ़र डाइऑक्साइड का धुआं जो था वो गलियों में फैल जाता था, ख़ास तौर पे सर्दियों में, और वो ऊपर नहीं जा सकता था। वो उस फॉग की मेन रीज़न थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने, इंग्लैंड ने वो धुआं, वो कोयला जो था वो घरों में जलाना बंद कर दिया। और वो कोयला आज भी हमारे घरों में जल रहा है। वो कोयले तो कोयला, देखें सर, हमारे यहाँ देखें कूड़ा कितना जलाते हैं। बाहर के किसी मुल्क में आपने देखा है इतनी बड़ी बड़ी ढेरियां कूड़े की जलते हुए, और हम तो स्मॉग में भी बाज नहीं आते। मैंने सर लास्ट ईयर लिटरली लोगों को इतने सीवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स थे डॉक्टर साहब, और मैंने लिटरली अपने घर से वॉक पे निकली शाम को अपने डॉग को लेके, मास्क पहन के सारा वो करके कि भाई उनको बेचारों को भी तो करना ही है ना जो करना है। अच्छा, मैं उसको लेके निकली हूँ, डॉग को मैंने देखा लेफ्ट साइड पे बाकायदा आग भड़क रही है। मैं भागती भी गई डॉग के साथ कि क्या हुआ है, तो किसी ने एक खाली प्लॉट के, कनाल के प्लॉट के बीच में आधे से ज्यादा प्लॉट भर दिया कूड़े से और उसको जला दिया, और ऐसा काला धुआं निकल रहा था। तो सर आप इस पे क्या कहेंगे? इसमें जो ये स्मोक पैदा होता है, इसमें हम तमाम लोग जो है ना कंट्रीब्यूटर हैं। हर शख्स कंट्रीब्यूटर है। हर शख्स के पास गाड़ी है, कुछ लोगों के पास फैक्ट्रियाँ हैं, और कुछ जो अवाम उन्नास है हमारी, वो जो ये जैसे आप बता रही हैं कि कूड़े क्रिकेट को आग लगा देते हैं, बिला जवाज़ आग लगा देते हैं, तो ये सारा धुआं सर्दियों में इकट्ठा हो जाता है। और सर वो धुआं सिर्फ ये लोग नहीं रियलाइज करते कि आपने अपने घर का कूड़ा जलाया तो सिर्फ आपके घर तक नहीं वो धुआं जा रहा, वो धुआं पूरे मोहल्ले के अंदर घूम रहा है, और वो बाय द वे अफ्रीका में भी अफेक्ट करेगा लोगों को इवेंचुअली। ये कोई नहीं समझता कि जो अमेरिका में होता है वो पाकिस्तान, हम यहाँ पे जो कर रहे हैं वो हम अपने भी गिरदोनवा को इफेक्ट कर रहे हैं। जो एयर पोल्यूशन है ना, इसकी कोई क्रॉस बाउंड्री नहीं है। एयर पोल्यूशन जब पैदा होती है तो वो बाउंड्री कंट्रीज़ की आगे ट्रेवल करती है और क्लाइमेट चेंज का बायस बनती है। तो इस साल माशाल्लाह हमारा अगर आप देखें तो जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने इस काम किया है, अभी हम उसकी तरफ आएंगे सर, लेकिन एक ब्रेक के बाद मैं चाहती हूँ कि हम सेकंड पार्ट में अब सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। आपको सिर्फ व्यूअर्स इस गुफ्तगू में ये इन्फॉर्म करना था कि कितनी डेंजरस चीज़ है, मौत भी वाक़या हो सकती है। सो लोग जो कहते हैं ना अभी अफवाहें फैली हुई हैं कि फलां बंदा मर गया, उन्होंने सांस का मसला हो गया। व्यूअर्स ये एक रियलिटी है, और ये रियलिटी ना तो गवर्नमेंट ने क्रिएट की है ना मैंने क्रिएट की है, ये हम सब एज अ नेशन और हमारे गिरदो नवा के सब लोगों ने मिलजुल के क्रिएट की है। अब हम इस पे रो सकते हैं कि हम इस मसले में हैं, या हम इसके हल की तरफ जा सकते हैं। इसीलिए आज दो ब्रिलियंट लोगों को बुलाया है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इस काम को डेडिकेट कर दी है कि वो हमें ब्रेक के बाद बताएं कि हो क्या रहा है गवर्नमेंट स्केल पे, लार्जर स्केल पे, इवन प्राइवेटली एजेंसीज क्या कर रही हैं, एंड आपने और मैंने क्या करना है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम अब जानेंगे कि फॉग, जिसको हम फॉग कहते रहे बड़ी देर, और फिर हमें कुछ पिछले 4-5 सालों में एहसास हुआ कि वो फॉग नहीं, एक्चुअली स्मॉग है। फॉग और स्मॉग को मिक्स करके एक टॉक्सिक स्मॉग जो है जो क्रिएट हो गई है, उससे रिलेटेड हमें गाइडेंस दी ये बहुत ही ब्रिलियंट डॉक्टर जमील अनवर साहब, एनवायरनमेंट एक्सपर्ट, 52 इयर्स का एक्सपीरियंस इन टीचिंग, रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जब हमने कभी इनको प्रोग्राम पे याद किया, इनका शुक्रिया है कि हमेशा आए, और जैसे कि उन्होंने ब्रेक में भी कहा कि ये एक पब्लिक सर्विस है कि हमारे कहने से किसी के लिए आसानी पैदा हो जाए। दैन ऑफ कोर्स बहुत ही हमारे प्यारे भाई डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी EPA गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। सर आपका, आपकी पूरी एजेंसी का शुक्रिया। अभी मैं ब्रेक में क्या बात कर रही थी कि आप लोगों को जब हम टच करते हैं, DG साहब हो, आप हो, जो भी आपकी एजेंसी का रिप्रेजेंटेटिव आ सकता है, चाहे अगला बिजी भी हो, आप लोग ज़रूर आते हैं और हमारे सवालों के जवाब देते हैं। आपका शुक्रिया, थैंक यू। आपकी तरफ आते हैं डॉक्टर जमील, हो क्या रहा है बड़े स्केल पे, घरों में नहीं बड़े स्केल पे क्या हो रहा है गवर्नमेंट के एंड से, एजेंसीज वगैरह क्या कर रही हैं? मैं तो ये बता सकता हूँ आपको कि हमें इस लेवल पे स्मोक को कम करने के लिए, ज़ाहिर है इसको हम बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ टास्क हैं जो कि गवर्नमेंट को करने चाहिए और कुछ टास्क हैं जो इंडिविजुअल्स को करने चाहिए। ठीक है सर। बस गवर्नमेंट लेवल पे ख़ास तौर पे इन 2-3 महीनों में ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होती हैं ना, कहीं अंडरपास चल रहा है, कहीं ओवरहेड बन रहा है, कहीं और इन ट्रेन के वो, तो इनको थोड़ी देर के लिए बंद कर देना चाहिए। उसकी वजह ये है
कि इसमें जो पार्टिकुलेट मैटर है ना, जो गर्द है हमारी, वो बड़ा बेसिक पार्ट प्ले करती है। चाहे कोई बड़ी इमारत बन रही हो या उसको गिराया जा रहा हो या कोई भी इस तरह का काम हो रहा हो, क्योंकि हमारी जो मट्टी है ना, गर्द, आप देखें एक बस गुजरती है तो आधा घंटा गर्द जो है फ़िज़ा में फैलती रहती है, ठीक है, वो जल्दी बैठती नहीं है। तो ये बहुत छोटे पार्टिकल जो होते हैं जिनका साइज़ जो है वो 2.5 माइक्रोमीटर से हम कम लेते हैं, वो स्मॉग का हिस्सा बन जाते हैं। तो और ये इसके बहुत सारे वो रिसोर्सेज हैं, कहीं ढलाई का कारखाना है, कहीं और किस तरह का काम हो रहा है, कच्ची सड़क है, तो इसकी गर्द को जो है ना, इसके कम करने के जो है ना चांसेस होने चाहिए। फिर ये गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है कि जो गाड़ियाँ हैं उनकी जो एमिशन है उनको कंट्रोल कर रही है। ये आजकल उन्होंने गाड़ियाँ चेक करनी शुरू की के हैं। बगैर आपकी गाड़ी को रोक दिया जाएगा। हाँ जी, अगर एक सर्टेन टाइम से पुरानी है गाड़ी। अगर एक ख़ास हद से गाड़ी पुरानी है और वो धुआं दे रही है तो उस गाड़ी को या बंद कर देना चाहिए या फिर उसकी मरम्मत करनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह ये जो गवर्नमेंट माशाल्लाह एंटी स्मॉग गन, एंटी स्मॉग टावर्स बने हैं, महमूद बूटी में एंटी स्मॉग टावर बना है, डॉक्टर साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उस पर एंटी स्मॉग गन भी आई है। इसकी बहरहाल एक अफादियत है, ये चाइना में भी हो रहा है, ये इंडिया में भी हो रहा है और ये मेरे ख्याल में हमारे यहाँ भी इंशाल्लाह ये ज़्यादा वो कारआमद जो है वो साबित होगा। इसके बाद जो मास ट्रांजिट है कि लोगों को माइल किया जाए कि वो ट्रेन पे जाएं, वो बस पे जाएं, बजाय इसके कि हर एक बंदा जो है ना वो अपनी बाइक पे जाए, अपनी गाड़ी पे जाए, ये भी गलत चीज़ है। भाई अपनी ज़ात पे हम भी तो जिम्मेदारी उठाए ना। व्यूअर्स कितनी दफ़ा आपको कहा कि भाई अगर मोहल्ले में सारे बच्चे जो हैं एक ही स्कूल जाते हैं तो एक बंदा जो है वो सबके बच्चों को ले जाए। अगर एक दफ्तर में 3 लोग काम करते हैं और वो एक कॉलोनी से आते हैं तो वो तीनों गाड़ी शेयर कर लेते हैं, हर बंदा जो है वो 2-2 दिन गाड़ी लाते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पहले घर में गाड़ी एक होती थी, अब 3 बंदे हैं तो 3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, ठीक है। फिर छोटी गाड़ियों का रवाज आना चाहिए कि 600 सीसी 800 सीसी आप देखें गाड़ियाँ जो हैं। क्या सर इलेक्ट्रिक कार्स एंड एग्जैक्टली ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो सर आई स्विच्ड फ्रॉम अ प्योरली पेट्रोल कार टू अ हाइब्रिड कार, और जिस दिन ये मेरी कमिटमेंट है हमारे व्यूअर्स को कि जब इतने पॉइंट्स लग जाएंगे इलेक्ट्रिकल पूरे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग लाहौर से बाहर भी होती है, तो व्यूअर्स मैं आपको ज़बान देती हूँ, जब मैंने गाड़ी बदली थी उस वक्त मेरे पास बड़ी वाली गाड़ी थी, एसयूवी थी। देखिए उसका भी अपना एक टैका होता है, डॉक्टर साहब आपको भी पता है, लेकिन वही वाली बात है, टैका और लुक के लिए मैं इधर बैठ के बात करती हूँ एनवायरनमेंट को सेव करें और वहाँ पे गाड़ी में बैठ रही हूँ जो इतना गंद मचा रहा है। माइंडसेट चेंज करना चाहिए हमें। अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं 2500 सीसी की गाड़ी, लेकिन अगर मैंने एक अकेले सफ़र करना है तो आई शुड गो ऑन 1000 और 600। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर आप लोगों की एजेंसी क्या क्या कर रही है? महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने सबसे पहले सोर्सेज जो थे एयर पोल्यूशन के उसको आइडेंटिफाई किया। उस आइडेंटिफिकेशन में पता ये चला कि जो हमारा गाड़ियों का धुआं है ये 83% इसकी कंट्रीब्यूशन है, 13% हमारी इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन है और बाकी जो चीज़ें छोटी मोटी हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, जो कमर्शियल मार्केट्स हैं, जनरेटर्स हैं। फिर ख़ास तौर पे इस मौसम में जब ये नवंबर और दिसंबर आता है तो हमारी धान की फसल को आग लगाई जाती है, 13% वहाँ से कंट्रीब्यूशन आ जाती है। 13% बहुत बड़ा नंबर है। और फिर क्रॉस बॉर्डर हमारा जो है वहाँ पे हमारी धान की फसल काश्त हुई है लाखों एकड़ के ईस्ट पंजाब में इंडिया में। तो जब वो वहाँ से आग लगाई जाती है, उसको स्टबल बर्निंग होती है, तो फिर वहाँ का धुआं जो है ना वो क्रॉस बॉर्डर करके हमारे लाहौर में आ जाता है। तो टिपिकली जो हमारा मेन प्रॉब्लम स्मोक का अराइज हुआ है वो हमारे लाहौर में इशू हुआ है, लाहौर में हुआ है। तो हमने सोर्सेज आइडेंटिफाई किए, फिर हमने उसके ऊपर मिटिगेशन प्लान तैयार किया और उस मिटिगेशन प्लान के ऊपर हमने अमल दरामद करवाया। सर इस बार लोग कह रहे हैं, अवाम कह रही है कि लास्ट ईयर से भी ज़्यादा बुरा हाल होगा। तो नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे क्या नहीं है। ऐसा होगा? आप लोग तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बाहर से भी चीज़ें लेके आए, तो ऐसे नहीं है। इस बार की आपकी प्रेडिक्शन क्या है आपके इन सब इक़दामात से? मैं साइंटिफिक बात करता हूँ कि लास्ट ईयर अक्टूबर में हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 1000 से क्रॉस कर गया था, लेकिन इस दफ़ा अंडर 300 रहा है। तो अब साइंटिफिकली हम इस अक्टूबर में बहुत बेहतर है। और आज का दिन अगर देखना, ये 1 नवंबर था, तो 1 नवंबर में पिछले साल हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से क्रॉस किया हुआ था, जब आज सिर्फ 160 है। तो ये जो हमने काम किए हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने काम किए हैं और मुतल्लिका इदारों ने काम किए, हुकूमत पंजाब के, और ये सब कुछ होता रहेगा जब तक ये मसला है। हाँ, इंशाल्लाह ये हम लोग सारे कोऑर्डिनेटेड हैं। हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक जो हमें रिसोर्सेज दिए गए हैं उसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ कि उसमें हमने मिटिगेशन प्लान के ऊपर अमल दरामद कैसे किया।
अमल दरामद ऐसे हुआ कि हमने जो इंडस्ट्री धुआं देती थी उसके ऊपर हमने इमिशन कंट्रोल सिस्टम लगवाए। फिर उसमें एक सोर्स था, भट्ठे थे हमारे, पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहे थे, ब्लैक धुआं देते थे। हमने उसके ऊपर उसको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के ऊपर कन्वर्ट करवाया। आप भट्ठों से आपको सफ़ेद धुआं निकलता नज़र आएगा। तो बेसिकली सर आप लोग अपना काम कर रहे हैं सर, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में आप भी अपना काम कर रहे हैं। बात ये कि व्यूअर्स, ये जो 2 आदमी यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो कुछ और 1000-1200 और लोग जो इसके ऊपर एफर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान की टोटल जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं है। ये मुल्क उतना ही मेरा है जितना सर का है या डॉक्टर साहब आपका है। तो बात ये है कि हम सब को इंडिविजुअल लेवल पे भी एफर्ट्स करने हैं। खैर, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो व्यूअर्स हमें दुआओं में याद रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब एंड डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स अपना भी ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।